356 कितना कितना है? सर मेरा आ रहा है 356 और बुक में दिया हुआ है 126। सर हम लोग अगले दिन ट्राई करके आएंगे सर, फिर एक ही बार बता दीजिए। अच्छा रुको ना, ये लड़का थोड़ा क्या, खाली अपने को कुछ करना नहीं है। बोलो कितना कितना कौन सा है? सर मेरा आ रहा बैठ है जाओ। फ्रीक्वेंसी वो कितना है एफएक्स? फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी है 15 15 इंटू कितना से? इंटू है 61 से। 61 से क्या 15 हो गया तो 0 टू कितना 30 का डिफरेंस है? यस सर। ये 20-30 है? नहीं सर 60 टू 62 है। 16 टू 62 मतलब सर दो पे डिफरेंस। तो 60 और 62 का मिड वैल्यू 15 आएगा। अच्छा 61 आएगा। 61 है सर और फ्रीक्वेंसी 15 है। अच्छा ठीक है, और बोलो। और सर नेक्स्ट वाला है 62 63 टू 65 और उसका अरे वो छोड़ो ना, उसका तो 62 हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी सर 24 का मीन कौन है रे? यस, और बोलो। और सर दूसरा वाला का फ्रीक्वेंसी ए है, मतलब दिया हुआ नहीं है। ओह, तो ये हो जाएगा। अच्छा और बोलो बाकी। सर बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब हो गया। अरे इसमें इतना ही है, तीनों को था। नहीं सर और है। बोल। सर ए है उसमें इंटू होगा 67 8 67 तो 6 ए सर। हाँ 67 ठीक है। उसके बाद सर 81 इंटू 70 81 इंटू 17 17 सर 70 जी 70 70 ये आ जाएगा। सर उसके बाद होगा 24 इंटू 73 74 नहीं सर 24 इंटू 73 24 इंटू 73 73 और सर बस इतना ही है। टोटल कितना लिखे थे? 9825 आया था। नो सर 9873 दट प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 9825। अच्छा प्लस 67A इक्वल टू मीन दिया होगा उसका, नहीं ये सब मीन दिया हुआ है। और टोटल हो जाएगा डिवाइड कितना से? टोटल कितना हो गया फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी है टोटल 144 प्लस ए कैसे होगा जब टोटल दे दिया तो? सर फ्रीक्वेंसी में तो ए दिया हुआ था ना, तो प्लस ए इक्वल कितना? सर इक्वल होगा 67.45 67.45 यही ना? यस सर। कितना हो जाएगा? तो यानी हो जाएगा 144 इंटू 67.45 97 इतना हो जाएगा, है ना? और ये कितना है 9825 ये हो जाएगा माइनस एम आर है। एम आर कितना था? 9825। हमें करना है 67.45 इंटू 144 इक्वल इतना हो गया। अब अगर हम इसको माइनस कर दें, अब रिजल्ट ले तो 112.2 और ये आ जाएगा कितना 67 घट जाएगा ना 0.45 नहीं 42.05 हो जाएगा ना। तो यानी कि डिवाइड हो जाएगा 0.45 ना, वो गलत सवाल होगा। फिर से बनाएंगे तो बता देंगे। बनाई है? सर आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। नहीं बनाई है? क्वेश्चन देखें, दिखा सर क्वेश्चन। बनाए हैं, आप चेक कर लीजिए। अरे सवाल दो ना, सवाल कहाँ है? सर सवाल तो नहीं है। किसके पास सवाल है? सर वो बुक। अरे मोबाइल में है ना? यस। हाँ बोल। कितना कितना है? स्टार्टिंग कितना से है? 0 टू 62 अच्छा एक मिनट 60 62 63 65 63 65
डिवाइड कर लेते हैं। 60, 62, अच्छा एक का डिफरेंस चल रहा है। 62, 63, 65, फिर 66, 68, 69, 71, 72, 74। और ये है फ्रीक्वेंसी सर 15, 15, 24, 24, ए, ए, 81, 81, 24। 24। ए गलती मिल गई, अब बना लोगे ये सर अब हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन। सर उसकी फ्रीक्वेंसी को सर वहाँ 62.5 करेंगे और लोअर लिमिट सेकंड का लोअर लिमिट को भी फाइंड। इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, वो पड़ता है मीडियन और मोड में। इसमें तो सीधे बीच का वैल्यू ले लेंगे 61, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 66, फिर हो जाएगा 70, और फिर ये हो जाएगा 73। ए का वैल्यू निकालना है, इसका टोटल दिया हुआ है। यस इसका टोटल दिया है 67.45। अरे वो तो मीन है। यस सर। 5 4 9 1 10 4 14, 1 2 1 1 2 5 2 7 8 7 15 16 17, 144 कहाँ आ रहा है? अच्छा उसका चूँकि 24 था इसलिए 30 के 3 का अंतर आ रहा था, प्लस ये हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाइड होकर आएगा, है ना, अब बन जाएगा ना। यस सर वही सब गलती हो गई थी, मैं 24 हाँ तो कोई भी चीज़ें बना कर कोई भी लेकर आए, कोई डाउट रहेगा तो बोर्ड पर कर देंगे, ताकि फर्दर तुम लोग भी कुछ बनाओ तो उसको करेक्ट कर लो। मिश्रा जी घस को उधर किनारे जब फेस टू फेस रहे, ये फोटो उठा के किसको किसको तुम लोग बांटे हो? कोई भी फोटो पिछली बार जब फोटो उठाए थे कोई किसी को नहीं बांटेंगे, नहीं तो हम किसी को फोटो उठाने नहीं देंगे, सीधी सी बात। कारण दो, पहला कारण कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप लोग पेमेंट कर रहे हो, तो अपनी आप पेमेंट करो, कोई बिना पेमेंट का उस चीज़ की फ़ायदा कैसे उठाएगा? सिंपल सी बात। दूसरी बात, सर की अपनी लागत लगी, हम यहाँ पढ़ाने आते हैं, सर हमको भी पे करेंगे, करेंगे ना, उनसे कितनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हम अगर यहाँ खड़े तो हमको पे करेंगे ना, उनकी इन्वेस्टमेंट है ना। क्लियर? तो आप हमारे जगह या सर के जगह खुद महसूस करें, कोई अगर आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति ऐसा करते हो तो बुरा तो लगना चाहिए। इसलिए कोई भी सुविधा का यूज तभी कीजिए जब आपस में, जैसे आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल क्लास नहीं कर रहा, भले ही पहले करता होगा, उसके साथ नहीं शेयर कीजिए, क्योंकि फिर आपकी कई तरह की फैसिलिटीज़ दूर हो जाएगी। कल ही सर से बातचीत कर रहे थे, अब तो डेटा भी महंगा हो गया, आप लोगों का डेटा भी महंगा हो गया, और आप लोग कोई वीडियोज देखते हैं तो घंटा सवा घंटा का है, आपका 1 GB ख़त्म हो जाता है दिन भर में, फिर उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और लगातार कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है, एक्सेस करते रहेंगे। तो सर से वही कह रहे थे कि ऊपर एक जो है वाईफाई का मैंने जोन बैठा दी जाए, जो बच्चे मतलब जैसे आज क्लास हुआ कोई अपना करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशन यानी ये तो डेली खुलता है ना, मैंने 3 बजे से लेकर 9 बजे तक तो डेली खुलता है, तो अपना आए, अपना जो है डेटा यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, वाईफाई कनेक्शन, आप बैठ के उसको कर सकते हैं। तो करेंगे तभी ना जब आपके ऊपर हमको ट्रस्ट होगा। तो हमने आपको अगर वाईफाई का सहूलियत दिलवा दिया और आप जो है कुछ और देखने लगे, कुछ और डाउनलोड करने लगे, तो सुविधा का मिसयूज होगा। कि कौन उतना गार्डिंग करेगा कि आप मोबाइल देख रहे हैं, कि आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कि कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, क्या एक्सेस कर रहे हैं। तो एक फेथ बनाने के लिए बोथ साइड से चीज़ें होनी चाहिए, है ना, तो डेटा आपका बचेगा। जैसे आप मान लिया कि किसी दिन है आप प्रीवियस क्लास नहीं किए, तो आप अगले मैंने उस दिन के एक दिन पहले कोविड टाइम आ गए, आकर अपना एक्सेस किए, फिर अपना चले गए, अगले दिन क्लास किए, या आप बिफोर आ गए, आपके पास वो चीज़ें है, तो क्लास मान लिया शुरू होने से पहले अपना एक बार रिमाइंडर कर लिए, एक्सेस कर लिए, तो आपका डाटा बचेगा। तो जो भी सहूलियत दी जाए उसका अपने तक रखें, जो क्लास में अवेलेबल, जो अभी क्लासमेट हैं,
है ना, सिस्टम के साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ कॉस्टिंग है। अतः आप भी आ रहे होंगे तो ये 50 पैसा देते ही होंगे सर को, तो बताइए कि जो नहीं क्लास कर रहा उसका एडवांटेज क्यों ले और क्यों देना चाहिए? कल के डेट में उसका कुछ एडवांटेज होगा तो आपको दे या न दे, वो बात की चीज़ है, लेकिन हम अपने तरफ से अपने को एक दायरे में रखें। जो दिक्कत है फैसिलिटीज अवेलेबल करा देंगे, लेकिन वो चीज़ें तब तक जब तक कि आप में एक विश्वास बनी रहे कि यस आप लोग प्रॉपर चैनल में करते रहेंगे, है ना। हम तो खुद कहा कि उठा ले, लेकिन जब मालूम चला कि वो बने अदर्स के पास भी चला गया, मैंने कोई भी व्यक्ति भेजे होंगे आपस में, तो लगा कि ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत पहले कहा गया था दीवारों के भी कान होते हैं, कोई भी चीज़ छिपती नहीं चाहे कितनों छिपाई जाए। क्यों मिश्रा जी? Yes. पता इसी बात पर एक डायलॉग बोलो तो। सर डायलॉग नहीं है। अरे कैसे नहीं आता? डायलॉग बोलो जब तक हम लिखते हैं कुछ। बोलो। आज 3 हो गया कि 2 है? आज 2 है। दिसंबर भी आ गया देखते देखते ना। क्या देखेगा, कट तो गया यार। यहाँ लिख दें। सितंबर हो गया, सेमेस्टर हो गया, हम सितंबर का रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पर कुछ कुछ चीज़ें समझे थे। उसमें हमने आपको कंजम्पशन सेक्टर में बताए थे कि आपका 2 पढ़ना है, एक कंजम्पशन और एक कुछ उतारे हैं कॉपी पे। कहा था उतारने के लिए, कहाँ उतारे हैं? मैथ बंद कीजिए। ओ आज सुबह आए थे। अच्छा कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छा कॉपी खोलिए, ताकि कुछ जो चीज़ें करते जाएंगे लिखते जाइए, इंतज़ार छोड़िए उसका, तब सीखते जाइएगा। वो नहीं तो केवल सुनने की बात आएगी, जो पीछे लिखेगा। क्या यार क्या पढ़ेगा, सब टाइम पास है। साथ साथ लिखाएंगे तब जाकर एक्टिव रहोगे, नहीं तो ऐसे आज चढ़ा तो कल उतरा, तो ये हुआ तो वो हुआ। साथ साथ करोगे तो कॉपी में मेंशन रहेगा। क्यों मिश्रा जी? क्या बोलिए? लिखने में देख, बहुत पहले किसी जानकार ने कहा था, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे का पाँव। विद्या है, लर्निंग है, ज्ञान है, बिना लेबर का मिल जाए तो हर कोई ज्ञानी हो जाए, हर कोई समझदार हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो रास्ता में चलने वाला भी जो है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा करने लगे, है ना। दिन भर तो चर्चा करता ही रहता है। वो चर्चा एकेडमिक नहीं होता, वो अड्डाबाजी होता है, वो बकवास होता है या न हो बकवास, लेकिन वो एकेडमिक नहीं होता, नॉन एकेडमिक होता। आप लोग एकेडमिक में हैं, तो बिना मेहनत का अगर आप जो है मेहनत से दी चुराएंगे, मतलब आप विद्यार्थी नहीं हैं। विद्यार्थी का मतलब होता है ना, इन्वेस्ट योर टाइम्स, प्रीशियस टाइम्स टू योर लर्निंग, देन यू गेट सम पार्टिकल्स ऑफ लर्निंग, नॉट द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लर्निंग। समझ रहे हैं? इसीलिए मेहनत अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मेहनत तो अभी किया जाएगा, अभी तो टेंडर एज में है।
अभी तो टीन्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो टीन एज में है। पढ़िए, खाइए, सोइए, बाकी जो नहीं, खाइए पीजिए, घर का काम कीजिए, लड़का है तो बाजार में घूमिए, लेकिन कुछ समय दीजिए। हम तो डेली लगता है कि आप लोगों को खाली मॉडल समझाने में मेरा 15-20 मिनट आधा घंटा चल जाता है। वो देखो थक गई पल ही, क्या समझेगी। तो मिश्रा जी, व्हाट? यस सर, बज गया। हाँ, तो बता रहे थे कि हम लोग सीखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी में ही ये बात आएगी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के स्थान पर हम लिख दें आपको, यही रहने दें, मिटा दिया, न रह दे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का ये जो है किसके अंदर पढ़ेंगे? यूटिलिटी थ्योरी के अंदर। यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी थ्योरी। हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। अभी तो हम क्लास में हैं। अभी क्लास में है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब बेचारा शांति नहीं होता। हाँ, कुछ लोग को बीमारी है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमें जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी सेटिस्फैक्शन माने मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। इसके लिए दो थ्योरी है। एक को कहते हैं कौन सा? कार्डिनल थ्योरी है ना, कार्डिनल अप्रोच, जो मार्शल के द्वारा दिया गया है ना। मार्शलियन थ्योरी है, इसको मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं। और दूसरा है हिक्सियन थ्योरी है ना। यह हिक्सियन अप्रोच जिसमें वो इसको कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डर थ्योरी कहते हैं। समझाते चले कि उतारते भी जाएगी, बोल जैसा। क्यों श्रेया? समझाते चलते हैं, है ना। जहाँ जहाँ जो जो कहेंगे आप लोग लिख लीजिएगा। कॉपी कम से कम खुला रहे, चेहरा दिखता रहे कॉपी में। क्यों मिश्रा जी? चश्मा उतार के पढ़ो। अब तक लड़की वाला आवेगा कुटुम्ब तो चश्मा उतार लेना, लेंस लगा लेना। हाँ, तो लड़की कहेगा जा चश्मा वाला आपसे शादी करेंगे। हाँ, दौलत कमाए रहिएगा तो हो जाएगा। तो कौन सा अप्रोच पढ़ा दे? पहले हिक्स पढ़ा दे कि पहले मार्शल पढ़ा दे? मार्शल पढ़ा देते। देखो दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर ये है कि ये जो है सिंगल कमोडिटी अप्रोच है, सिंगल कमोडिटी है। ये सिंगल कमोडिटी यानी वन कमोडिटी है ना। मैंने केवल एक कमोडिटी लेकर इसने डिस्कस किया। ये जो है टू कमोडिटी मॉडल है, टू कमोडिटी मॉडल है।
ये सिंगल कमोडिटी मॉडल है और ये 2 कमोडिटी मॉडल है। जैसे ये जो है एक वेरिएबल को लेके चलेगा, आइए 2 वेरिएबल लेकर चलेगा। बात समझ में आ रहे हैं? ये सिंगल कमोडिटी मॉडल है, अब वो डबल कमोडिटी 2 कमोडिटी मॉडल है। बात समझ में आ रहे हैं? अब देखिए इसे आप कॉपी तो किया, क्या हो गया? सर खत्म हो गया सर, देखिए गायब हो गया। क्या खत्म हो गया? सर डिलीट हो गया। सब डिलीट हो गया? क्यों? ले, पूरा मेहनत बेकार चला गया। जाए दे। तारीख कितना हो गया? ये 2 को खुल गया, पहला खुलना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। देखो 2/12/21 फर्स्ट सेमेस्टर। एक चीज आज कंप्लीट करा देंगे, इससे भी कई सवाल बनता है। इससे कम से कम 4-5 MCQ बनता है और कंसेप्ट भी अच्छा है इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो यहाँ लिख देंगे हम लोग यूटिलिटी थ्योरी। कैसे खत्म हो गया? बड़ा समस्या है। आप लोग का 22 मिनट हम टाइम खा गया। वेरी बैड। देखो इसमें हम लोग मार्सेलियन अप्रोच पर काम करेंगे। मार्सेलियन अप्रोच, मार्सेलियन अप्रोच कहो, मॉडल कहो, थ्योरी कहो, कुछ भी कहो, सब एक है ना। यूटिलिटी थ्योरी को हम लोग मार्सेलियन मॉडल में के अनुसार समझते हैं यूटिलिटी थ्योरी। तो यानी सिंगल कमोडिटी मॉडल है, जैसे कि अभी हमने कहा सिंगल कमोडिटी मॉडल है। अब देखो कि मार्सेलियन अप्रोच को इसमें जो मूल बातें हैं, है ना, मार्सेलियन थ्योरी के अनुसार मूल बातें हैं। पहली बात है कि ये क्या है, मतलब ये थ्योरी जो है आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। इस थ्योरी को किस काम में लिया जाता है? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी स्टडी अब क्या हो जाएगा, अलग अलग उठा ही के लिखना पड़ेगा। कंज्यूमर्स, ये मॉडल किस काम में आएगा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए। दूसरी बात क्या है इसमें कि ये मॉडल जो है सिंगल कमोडिटी मॉडल है। ये मॉडल जो है कार्डिनल कंसेप्ट पर है ना। ये मॉडल कार्डिनल कंसेप्ट पर है, मतलब कह सकते हैं फॉर कार्डिनल का कंसेप्ट पर है और
इसको ये जो है मदद करता है आपका कंज्यूमर्स सरप्लस में, है ना। इसका यूज आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी देखेंगे, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो लगता है कुछ हम हाँ क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ जब हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट हो रहा है, कोई कारण होगा। अच्छा हम डायरेक्ट पर आ जाते हैं, छोड़ो अब हम बाद में उसको कर लेंगे। तो अब हम क्या करें, यूटिलिटी, क्या बात है, बाद में पेज को सजा देंगे। यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? चलिए यहाँ से करते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी, बताइए व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है, बोलिए। यूटिलिटी थ्योरी में सबसे पहले तो हमको यूटिलिटी को डिस्कस करना है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? जैसे हमने कल बताया व्हाट इज कंजम्पशन, तो ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाई करे, हाँ ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाई करे वो यूटिलिटी कर सकते हैं। सटिस्फाइंग, स्पेलिंग कहीं गलत होगा तो बोलना। सटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी ऑफ ए गुड, माने किसी भी कमोडिटी में जो उसके एट्रीब्यूट्स है ना, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कर सकते, कि कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर देंगे इस प्रकार कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, SITY ना होगा ना, CITY होगा, हाँ, कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, मतलब कि किसी भी कमोडिटी में ह्यूमन डिजायर्स को, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने में क्षमता रखता हो, उसे उस वस्तु की यूटिलिटी कहलाती है। जैसे पेन की अपनी यूटिलिटी है, कैमरा की अपनी यूटिलिटी है। कैमरा हमारी तस्वीर को खींचने में यूटिलिटी रखता है, तभी उसको इंस्टॉल किया गया, तभी उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया। बात समझ रहे हैं ना। ये बोर्ड जो है अपनी यूटिलिटी रखता है कि हम इसमें जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है, इसको फर्दर हम कभी देख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड की अपनी यूटिलिटी है, जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तो व्हाइट बोर्ड से ही काम होता था। तो सबकी अपनी अपनी
यूटिलिटी होती है, चाकू की अपनी यूटिलिटी है। यानी कि कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी, द एट्रीब्यूट्स टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। यानी सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कंसिडर्ड एज यूटिलिटी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। है ना, कि अगर यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि व्हाट इज यूटिलिटी, तो क्या कहेंगे कि यूटिलिटी इज द सेटिस्फाइंग पावर, तो सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, है ना। तो सेटिस्फाइंग किसको करेगा, क्योंकि एनिमल की तो बात नहीं हम लोग करते, ह्यूमन वांट्स की ही चर्चा करते हैं। क्योंकि पशु के लिए भी कुछ जो चीज़ खा रही है या खा रहा है पशु, वो उसको उसमें यूटिलिटी मिलता है, लेकिन वो जाकर किसी कॉलेज स्कूल में इसकी डिस्कशन नहीं करता। हम आप जो है, हम लोग भी खाते पीते हैं, हम लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको क्लास से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कुछ यूटिलिटी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे कि जो इसके संचालक हैं, ऑपरेटर, उनसे जाकर कहेंगे कि हमें क्लासेस में जो है मैंने उनकी जो है क्लास समझ में नहीं आ रही है, या तो आप पैकअप होंगे या तो हम पैकअप होंगे। अगर सर नहीं बदलेंगे कि नहीं आपको उन्हीं से करना है, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो क्या होंगे, आप पैकअप करके निकल जाएंगे। अन्य तो सर हमको सजेस्ट करेंगे कुछ सुधार कीजिए, बच्चे डिससेटिस्फाइड हैं, यानी उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो वो विचार करके क्लास में आए हैं, है ना। तो हम में कोई यूटिलिटी नहीं है, पेन वैसा ही वैसा है। अगर हम इसको लिखें ये चलने से इनकार कर दे, यानी इस पर कोई इंप्रेशन ना बने, तो इसकी यूटिलिटी खत्म हो गई, है ना। क्योंकि ये आप देखते हो कि व्यक्ति हैं, जब तक चल रहे चलो सही, सोया का सोया रह गया, उसमें कोई गति नहीं है, तो उसको ले जाके जला देते हैं या दफना देते हैं, क्योंकि अब उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई, है ना। अब लिविंग क्रिएचर नहीं रहा, नॉन लिविंग क्रिएचर हो गया, तो उसकी जो पोजीशन है उसको वहाँ जाकर हम लोग उसके साथ वैसा व्यवहार कर देते हैं। क्यों सर ये नींद आ रही है, वाह, कभी यस सर, कभी नो सर, नो सर, यस सर, यस सर, नो सर, कोई बात नहीं। तो क्या समझें, यूटिलिटी जो है किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर है। चलो लगी बातें। अच्छा, दूसरी बात इसमें समझें कि अकॉर्डिंग टू मार्शल या अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच, जैसे ही कार्डिनल की बात करें मतलब कौन आ जाएंगे, मार्शल आ जाएंगे। बात समझ आ रहे हैं ना, कार्डिनल कहें या मार्शल कहें, यूटिलिटी थ्योरी में अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी measured, है ना। यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन फिगर। माने हम ये कह सकते हैं कि हमने अमरूद खाया, है ना, अमरूद को क्या बोलते हैं, पपाया ना, तो पपीता हो गया, कुछ हो बोल दें, ग्रेप्स बोल दें। ग्रेप्स मतलब क्या होता है, गुड, खट्टे हैं कि मीठे किसमें देखा जाता है, बने कि उसको तोड़ पाए कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन फिगर, यानी नंबर। फिगर मतलब नंबर, हम इसे नंबर में इंडिकेट कर सकते हैं, माने डिजिट। और इसमें क्या बात समझेंगे, यूनिट ऑफ मेजर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज यूटिल,
माने यूटिलिटी को हम किस में मापते हैं? यूटिल से। ये एक प्रश्न है एमसीक्यू का, कि यूटिलिटी को हम जिस यूनिट में मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूटिल। यूटिलिटी में इसी से आ गया यूटिल। एक नंबर का सवाल पूछता है, एक से अधिक रहेगा तो यूटिल्स हो जाएगा। 1 बॉय 2 बॉयज, है ना। 1 यूटिलिटी 2 यूटिल्स 3 यूटिल्स हो जाएगा। यूटिलिटी को किस चीज में मेजर किया जाता है? कार्डिनल अप्रोच के अनुसार यूटिल में। बात समझ में आ रहे हैं? ये कुछ मूल बातें इसमें है। अब आगे आइए, फिर कहीं कॉपी पेस्ट करें तो फिर उड़ जाएगा, छोड़ नहीं करेंगे कॉपी पेस्ट, है ना। केवल आज तारीख कितना हो गया? 3, चौथी बार तारीख लिख रहे हैं इस बार सर। यार तारीख अगर उड़ जाएगा ना, हाँ, तो अब हम लिखने वाले नहीं हैं। बड़ी परेशान कर दिया। रंग बिरंगा करते रहो, फिर आप माइक्रो तो लिख ही देते हैं। छो मन नहीं भरता है ऐसे। देखो तो ये लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होता है। मेरी आदत है नीचे से ऊपर करने का। अब एम छोटा हो गया। पहले जब क्लास होता था तो टीचर लिख लिए, किसी को कहते थे ये रहा बोर्ड मिटाओ, बेचारा आकर अपना बोर्ड मिटाते रहता था। किए ऐसा कभी? लोअर क्लास में होता है। अब इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो डोला देगा फिर। तो ठीक वह बात समझ में आ गई कि यूटिलिटी क्या है? डेट इज द सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। सिंपल सी बात है ना। स्टेटमेंट में लिखना होगा तो लिख देंगे, यूटिलिटी refers to the capacity of a commodity that have capacity to satisfy a human want। एक स्टेटमेंट तो बनाना है। अब जो है यूटिलिटी कितने तरह के होते हैं? बोलो। यूटिलिटी कितने तरह का होते हैं? 3। पता नहीं थे पिछले क्लास में? हाँ, तो यूटिलिटी जो है आपका 3 हुए। यूटिलिटी, अच्छा यूटिलिटी के बाद यूटिलिटी फंक्शन पहले पढ़ा दें। यूटिलिटी मैंने टाइप्स के पहले हम पढ़ा दें यूटिलिटी फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ हाँ ठीक है। बोलो रे नौसभा महासभा, ये द फीस, बोल ना रे क्या होता है? यूटिलिटी फंक्शन है ना, जो हमने पिछले क्लास में बताए थे। फंक्शन या रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो उसको कहते हैं देयर इज ए फंक्शन बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे डिमांड और प्राइस, दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। रिलेशन कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकते हैं? कौन कौन? रिलेशन आप 2 तरह का सीखिए। रिलेशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का। देख कैसे, उससे बहुत सारी बातें सीखेगी। रिलेशन का एक दूसरा नाम क्या है? रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं महासभा? है ना, फंक्शन। आज कंप्लीट करा देंगे फंक्शन। तो रिलेशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन यानी डायरेक्ट फंक्शन।
डायरेक्ट रिलेशन कहो या डायरेक्ट फंक्शन कहो। मान लो ये रिलेशन हमारा y इज ए फंक्शन ऑफ x का है, तो इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा? इंडिपेंडेंट कौन हो जाएगा और डिपेंडेंट कौन हो जाएगा? इंडिपेंडेंट x होगा ना। इनडायरेक्ट रिलेशन भी कहो या इनडायरेक्ट फंक्शन भी कहो। तो अब कैसे हम समझेंगे कि ये रिलेशन जो है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कैसे समझेंगे? तो देखो, अगर हमारा इंडिपेंडेंट राइज करता हो तो डिपेंडेंट भी राइज करता हो। इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमेशा इंडिपेंडेंट देखेंगे, अगर फॉल्स करता हो तो डिपेंडेंट भी फॉल्स करता हो, तो कहेंगे कि द रिलेशन बिटवीन द बोथ इज पॉजिटिव। डायरेक्ट रिलेशन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? पॉजिटिव भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव रिलेशन। और क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिलेशन या पॉजिटिव फंक्शन भी कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको? ना पॉजिटिव फंक्शन या ये डायरेक्ट फंक्शन कहें या पॉजिटिव फंक्शन कहें। इनडायरेक्ट को क्या कह सकते हैं? निगेटिव, है ना, इसको निगेटिव भी कह सकते हैं, निगेटिव फंक्शन, है ना। और क्या कह सकते हैं? अपोजिट फंक्शन। क्या कह सकते हैं? अपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? इनवर्स कह सकते हैं। 4 नाम से जानते हैं। इनवर्स फंक्शन भी कह सकते हैं, चाहे इनवर्स फंक्शन कहें, चाहे नेगेटिव फंक्शन कहें, चाहे पॉजिटिव फंक्शन कहेंगे। और इसको पॉजिटिव फंक्शन या पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन कहें। तो इसमें क्या होता है कि जब डिपेंडेंट बढ़े तो इंडिपेंडेंट बढ़े तो डिपेंडेंट भी बढ़े। जैसे कि आपका इनकम बढ़े तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि इनकम घटेगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा। तो उससे रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहेंगे? डायरेक्ट रिलेशन। इंडिपेंडेंट को बढ़ने से डिपेंडेंट भी बढ़ता हो, या व्हेन इंडिपेंडेंट डिक्रीजेज डिपेंडेंट आल्सो डिक्रीजेज, then the relation between the variables is positive। क्लियर? उसी तरीका से यहाँ पर देखें कि जब इंडिपेंडेंट फॉल्स करे तो डिपेंडेंट राइज करे, और जब हमेशा इंडिपेंडेंट पकड़ेंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट को। जब इंडिपेंडेंट, व्हेन इंडिपेंडेंट इंक्रीजेज डिपेंडेंट फॉल्स, then the relation between the both will be inverse हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? और जब इसका अगर हमको कहें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो इंडिपेंडेंट हमेशा नीचे लिखा जाता, डिपेंडेंट हमेशा ऊपर लिखा जाता। कोई भी लाइन को ऊपर की ओर जा रहा हो तो इसको पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे या पॉजिटिव फंक्शन कहेंगे। यहाँ लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव को अगर बनाना हो तो ये हमारा x का एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस होगा, ये y का होगा, इसको डाउनवर्ड कर देंगे, है ना। ये बातें हैं। और इस बात को ऐसे समझ लो कि मान लो ये वैल्यू x1 पर है, तो देखिए ये वैल्यू आपका y1 हो जाता है। अब अगर ये इंक्रीज करके x2 हो जाता है तो ये देखिए ये भी इंक्रीज करके y2 हो जाता है ना। तो ये इंक्रीज कर गया तो ये भी इंक्रीज कर गया, देखिए दोनों साइड में, इसलिए पॉजिटिव कहलाया। अब यही चीज़ को यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ये हो गया, ये x1 है, ये y1 है। अब अगर ये घट गया, ये बढ़ गया, तो देखो ये घट जाएगा, ये y2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? y2। और समझ जाएंगे ना आप लोग? क्यों रे महासभा?
बात समझ जाएगी ना। सर नीचे वाला डायग्राम में आप लिखे हो y is the function of f(x), हम्म, ऊपर वाला डायग्राम में लिखे हो क्या? हाँ, ये भी वही है, दोनों तो बाई एफ एक्स का ही है, दोनों तो बाई एफ एक्स ही है। देखो इधर बाई इधर एक्स है, एक ही कोई वही फंक्शन आपका पॉजिटिव हो सकता है, और चूंकि ये तो y और x को भी वेरिएबल्स का है, अगर प्राइस और डिमांड है तो निगेटिव फंक्शन हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगा, और सप्लाई और प्राइस है तो पॉजिटिव फंक्शन है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। तो हम तो एक बार अगर मान ले यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज रख दें, लेकिन दोनों फंक्शन कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसको प्लस कर देंगे, ये इंडिकेशन है, और नेगेटिव होगा तो इसके बगल में माइनस कर देंगे, एक्स नेगेटिव। ये सब कुछ सिंबलाइजेशन है जो टाइम टू टाइम काम आएगा। तो यहाँ पर आ गए यूटिलिटी फंक्शन। अब होता है यूटिलिटी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करें, यूटिलिटी फंक्शन को कैसे डिफाइन करें। देख, जैसे कहा जाएगा, आपको कई तरह के फंक्शन पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, कुछ फंक्शंस का नाम बताओ। यूटिलिटी फंक्शन, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, सब तो एक फंक्शन है, क्योंकि एब्सोल्यूट तो किसी को नहीं पढ़ना है, किसी के रिस्पेक्ट में किसी के बारे में कहना है। तो जब तक वो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेगा तब तक हम उसके साथ उसका रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। और जैसे ही रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, एक फंक्शन हो जाता है, और जब फंक्शन हो जाता है तो क्या होगा, फंक्शन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अब बताइए कि डिमांड फंक्शन की बात करें तो उसमें कम से कम 2 वेरिएबल्स तो होना चाहिए। कौन कौन वेरिएबल होगा यार? एक्स और वाई तो जनरलाइजेशन ऑफ एनी का काइंड ऑफ फंक्शन है। क्या क्या उसमें होगा? क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस, है ना। सप्लाई फंक्शन तो क्या होगा? सप्लाई में सप्लाई और प्राइस, सप्लाई में सप्लाई, जो टर्म मुंह से निकले वो डिपेंडेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको स्टडी करना है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे डिमांड फंक्शन, तो डिमांड जो है वो क्या होगा, कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट, है ना, डिमांड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा कि आप ऐसे लिखेंगे, डिमांड फंक्शन ऐसे लिखा जाता है डिमांड फंक्शन न, देखिए, है ना। डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन लिखना है, ये सप्लाई फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन, ये कॉस्ट फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन, बस खत्म हो गया आपका माइक्रो। इसकी स्टडी कर लिए, माइक्रो खत्म हो गया। इतनी सारी चीजें तो सीखनी है, इन सभी के खाली रिलेशन देख लेना है, इन सभी के अपने जो है क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या इसके जो है टाइप्स हैं, इन बात को डिस्कस कर लेना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, इससे सब सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर S फॉर सप्लाई, P फॉर प्राइस, D फॉर डिमांड यानी क्वांटिटी, और P फॉर प्राइस, C फॉर कॉस्ट और Q फॉर प्रोडक्शन आउटपुट। क्वांटिटी तो सब है, सप्लाई में तो क्वांटिटी भी तो है, सब तो क्वांटिटी है। Q फॉर आउटपुट, है ना, और Q यहाँ प्रोडक्शन मतलब आउटपुट। तो प्रोडक्शन किसका फंक्शन है? लेबर का, कैपिटल का, लैंड का, एंटरप्रेन्योर का। तो हम लोगों को बाकी 2 नहीं पढ़ना पड़ता है, 2 ही पढ़ना पड़ता है, लेबर एंड कैपिटल।
कैपिटल को सी से नहीं लिखकर के से लिखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट फंक्शन में ये पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में ये पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शन में ये पढ़ेंगे, सप्लाई फंक्शन में ये पढ़ेंगे। उसी ढंग से ये कौन सा फंक्शन है? यूटिलिटी फंक्शन है। यूटिलिटी फंक्शन में तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सभी क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखो इसमें कॉस्ट फंक्शन है किसका? आउटपुट का, है ना? तो यहाँ आउटपुट इंडिपेंडेंट हुआ। अब कॉस्ट क्या हो जाएगा? बोलो, नहीं समझ में आ रही है? सर जैसे डिमांड जो प्राइस से रिलेट करते हैं, तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, तो प्राइस ना डिपेंडेंट होना चाहिए। अफेक्ट कौन डाल रहा है? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। तो कौन हो, किसके होने से क्या होता है? प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो ना डिमांड इफेक्ट कर तो फिर ये डिपेंडेंट हुआ ना, प्राइस इंडिपेंडेंट हुआ ना। प्राइस ना अफेक्ट कर रहा है क्वांटिटी पर, प्राइस अफेक्ट कर रहा है ना डिमांड को, कि डिमांड अफेक्ट कर रहा है प्राइस को? तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? जो अफेक्ट करे, जो डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन क्या हो जाएगा? वो इंडिपेंडेंट। और रिसीवर ऑफ द एक्शन, कोई एक्शन किया जा रहा है, कहीं कोई एक्शन कर रहा है, कोई एक्शन रिसीव कर रहा है, कोई डूअर ऑफ द एक्शन है और कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन है। जो डूअर ऑफ द एक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। डूअर होगा हमेशा इंडिपेंडेंट और रिसीवर, है ना, जो अफेक्ट करे वो इंडिपेंडेंट, और जो अफेक्ट हो, बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, कौन सही है? बोल महासभा। क्योंकि ये चीज अगर समझ में आ गया ना तो आपको इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा और आराम से जो है 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना लिख सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसी बात को तो समझाना है। पहले इसी बात को लिटरेचर में समझा देंगे, स्टेटमेंट में, फिर इसी बात को चार्ट बना देंगे और फिर इसी बात का ग्राफ खींच देंगे, कंप्लीट हो गया आइडिया। समझ रहे हैं ना? एक ही बात को 3 ढंग से कहना है और इतना कहने का मतलब 1.5 पन्ना निकल जाना है। क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर का होगा, कंप्लीट हो गया। एक शेड्यूल बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा। और एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप उसको आसानी से लिखते चले जाएंगे। अब देखो, हमने लिखा D इज फंक्शन ऑफ P और P इज ए फंक्शन ऑफ D। बोल कौन सही है? कौन सा सही है? दोनों कैसे सही होगा महासभा? दोनों सही कैसे होगा? देख कैसे आजमाइश करो, कैसे इसको प्रूफ करोगे? इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? डी की पी? ये वाला में कौन डिपेंडेंट है? डी क्या है? डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पी। अब पी को हम बढ़ाते हैं, पी हम बढ़ाते हैं, पी अपने मर्जी से करेंगे तो डी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर? अगर पी को घटाते हैं तो डी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स हो गया। अच्छा, इस केस में महासभा बताओ इंडिपेंडेंट कौन? डी। डी फॉर डिमांड। अब देख, डिमांड अगर हम बढ़ाते हैं तो प्राइस क्या होगा? किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। यही तो सोचना ही रहे। वो किताब बहुत सारी चीज जो बोल देगी वही किताब है। किताब कोई नई चीज उल्टा नई चीज लिख के नहीं आया, यही से लेकर बातें आती है। रिलेशन एस्टेब्लिश करो इस स्टडी कंप्लीट कि डी इंक्रीजेस या डी हमारा इंडिपेंडेंट इन दिस केस, इन दिस इक्वेशन। व्हेन द डी इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी also increases. When D falls, price
also false। ये कौन रिलेशन हो गया? डायरेक्ट हो गया। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम ये बनाएंगे, और अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम ये बनाएंगे। आई बात समझ में? इसलिए दोनों सही है। तो ये अपने से कंसीडर करो कि देखो कि इंडिपेंडेंट को अपने मर्जी से बदलते हो तो कुछ होता है कि नहीं दूसरे वेरिएबल्स पर। अगर होता है तो फिर देखोगे कि ये करने से आपका कॉन्शियस क्या कहता है कि क्या होगा, और जो कहता है वही किताब भी कहेगी। पहले अपने कहो, फिर किताब पढ़ो, फिर देखो कि यू आर इकोनॉमिस्ट। अरे तो गलत कहा। अरे इकोनॉमिक है ना? बात समझ आ रही है? तो अब इतने सारे फंक्शन को हम परिचय करेंगे टाइम टू टाइम। तो अब यूटिलिटी फंक्शन है, उसको देखें। स्वेटर लेके आया कर, लाई है, चादर यहां है, ओढ़ा देंगे कोई दिन। इनके लिए कोई जो है यहीं पर सा। कोट और चादर लेकर इनको आना पड़ेगा तो समझ में बात आएगी। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा था यूटिलिटी फंक्शन में, तो एक हमारे पास क्या होगा? एक हमारे पास यूटिलिटी होगा, है ना? सेटिस्फेक्शन होगा ना। यू फॉर यूटिलिटी, यू डिनोट्स यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। बात समझ में आ रहे हैं? किसी कमोडिटी की यूटिलिटी है, यानी उसकी सेटिस्फाइंग पावर है। ये किसका फंक्शन हो जाएगा? कमोडिटी एक्स का, है ना? इसको यू समझो, यानी ये एक्स क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि कोई एक हंगर पर्सन है, उनको भूख लगी है, क्लियर? तो वो अपने भूख को मिटाने के लिए रोटी का डिमांड करेगा, तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ब्रेड खाएगा, क्लियर? तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ब्रेड उसके सेटिस्फैक्शन को वो अफेक्ट करेगा। पहले भूख लगी है तो बहुत ज़्यादा उत्सुक, माने वो आतुर है कि हमको कम से कम एक ब्रेड तो मिले। तो जैसे जैसे वो ब्रेड खाता जाएगा उसकी यूटिलिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, है ना? उसकी यूटिलिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, उसके सेटिस्फैक्शन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, क्लियर? तो व्हाट इज द यूटिलिटी फंक्शन? द यूटिलिटी फंक्शन refers to the relationship between satisfaction, that is utility, and quantity consumed. Quantity consumed of a commodity, है ना? What is demand function? Demand function refers to a relationship between quantity demanded and its price. What is cost function? Cost function shows या states या establishes a relationship between cost and quantity produced, है ना? एक टर्म से कई डिफिनेशंस निकल रहे हैं। कहेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन refers to the relationship between inputs and output, आउटपुट एंड इनपुट्स के बीच में है। तो उसी ढंग से अगर हम इसको यूटिलिटी फंक्शन को डिफाइन करने जाएं तो क्या लिखेंगे? यूटिलिटी फंक्शन, बोल क्या लिखेगी श्रेया? यूटिलिटी फंक्शन क्योंकि एक बार लिखेगी तो बाकी सभी चीजें इसी आधार पर आप लोग लिखते जा सकते हो। यूटिलिटी फंक्शन हाँ रिफर्स या एस्टेब्लिशेस या सोज, कुछ भी लिख दो, रिफर्स टू द कह सकते हो टू द रिलेशनशिप between
सेटिस्फैक्शन लेवल भी कह सकते हैं, यूटिलिटी लेवल भी कह सकते हैं, यूटिलिटी भी कह सकते हैं या यूटिलिटी लेवल भी। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन को क्या लिख सकते हैं? यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ऑफ ए कमोडिटी, है ना? बात समझ में आ रहे हैं कि इससे क्या होगा कि आपको टेबल बनाने में, टेबल को शेड्यूल भी कहते हैं, है ना? जैसे डिमांड टेबल या डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जो आप लोग कहते हैं कि रूटीन, रूटीन एक शेड्यूल है ना? तो उसको आएगा तो बताएंगे, तो बात समझ में आएगा। तो हमें हमारे को हमेशा एक फंक्शन मिलेगा, अतः हम जब भी कोई भी डिस्कशन करेंगे तो कुछ ना कुछ फंक्शन लेकर आएंगे, उस पर कुछ सिखाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब उसके बाद देख भाई, इसको फिर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। सर उसमें नहीं है सर, बैलेंस शीट। अरे यार, इसमें तो हमको मालूम है, लेकिन कलर करना जरूरी है, तो फिर कॉपी लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। का बोली रे? 1 घंटा भी टाइम ले लिया, दट अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, सॉरी सॉरी, बाद में लिखेंगे। अब देखिए कि यूटिलिटी जो है कितने तरह का होगा, कौन कौन? तो आपका हो गया टोटल यूटिलिटी, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। इसका अगर डिफिनेशन कहेगा तो क्या लिखोगे? टोटल यूटिलिटी। इसको हम लोग बार बार TU से इंडिकेट करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी को क्या माने कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ, है ना, सम ना हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल satisfaction है ना, satisfactions या यूटिलिटीज, है ना, डिराइव्ड, DERI, ई नहीं ना होगा, डिराइव्ड फ्रॉम all units of a commodity एक ही कमोडिटी की बात है, उसके डिफरेंट यूनिट्स है, कंज्यूम्ड, है ना, क्योंकि कंजम्पशन करेंगे तभी ना आपको यूटिलिटी मिलेगी, वो टेबल में पड़ा रहेगा उससे नहीं ना मिलेगी। माने जितने कमोडिटी, जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किया, उससे जितनी जो है आपको यूटिलिटी मिली, वो टोटल यूटिलिटी, वो टोटल उस तमाम यूटिलिटीज का जब हम सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटीज। अगर हम सिग्मा के टर्म में जाएं तो सिग्मा क्या लिख सकते हैं? U, है ना? तो सिग्मा क्या होगा कि फर्स्ट यूनिट से जितना यूटिलिटी मिला प्लस सेकंड यूनिट से जितना यूटिलिटी मिला एंड कह सकते हैं कि n यूनिट्स आपने कंज्यूम किया, उन सभी को सब सम अप करेंगे तो टोटल यूटिलिटी होगा। और सिग्मा को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? TU, टोटल यूटिलिटी हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, उसी ढंग से आपका आएगा AU, इसका रंग बदल दें, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। हा, ये रे न शोभा, हंसना मना है,
एवरेज यूटिलिटी। देख गलत लिख दिया, बोलती भी नहीं है। है ना, एवरेज यूटिलिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको कर सकते हैं एवरेज यूटिलिटी को पर यूनिट जो है यूटिलिटी भी कर सकते हैं, पर यूनिट यूटिलिटी। इसका डिफिनेशन अगर लिखने के लिए कहे तो क्या लिखोगे कि एवरेज यूटिलिटी इक्वल टोटल यूटिलिटी बाय क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्स क्या शो करेगा? क्वांटिटी कंज्यूम्ड, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? वेयर TU इक्वल टू, इसके लिख देंगे क्या? टोटल यूटिलिटी। ये लिखने का एक तरीका है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे कि एवरेज यूटिलिटी इज द रेशियो, एवरेज यूटिलिटी इज द रेशियो बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड, या टू कह सकते हैं, इज द रेशियो ऑफ टोटल यूटिलिटी टू यूनिट कंज्यूम्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज पर यूनिट यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, जो बोल रहे हैं आप लोग लिख के लाओगे डिफिनेशंस, जो बोल रहे हैं वही लिख के लाना, किताब में पढ़ते रहना जब पढ़ना होगा। क्लियर? इसको देखकर समझ बात आ रही है ना। मैंने इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस होने लगेगी। स्टेटमेंट हम देखेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसको असुंदर राइटिंग में लाना। क्यों? तो इसमें लिखेंगे कि एवरेज यूटिलिटी द रेशियो ऑफ टोटल यूटिलिटी टू यूनिट्स कंज्यूम्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद आ जाइए कौन सा, कहा कि आज डर डर के बनाना है तो इतना लिखा हुआ है, मिट उठ जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा, फिर हंसेगी श्रेया, बाद में उसको ऊपर लिखते जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है आपके पास? मार्जिनल यूटिलिटी। MU से क्या पढ़ोगे? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा या एडिशनल, एडिशनल, है ना। मार्जिनल को हम एक्स्ट्रा या एडिशनल। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द, इज एन भी लिख सकते हो या इज द, इज एन एडिशनल यूटिलिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक्स्ट्रा यूनिट से डिराइव होने वाले सेटिस्फैक्शन को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी या एडिशनल यूटिलिटी, है ना। डिराइव्ड, डिराइव करते हैं। एक वर्ड यूज करते रहना डिराइव का, कंजम्पशन में चीज़ों को डिराइव करते हैं। जैसे कि बटर इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। जब भी स्पेलिंग माने भूलो तो बस एक एग्जांपल याद रखो, बटर इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। मक्खन दूध से निकाले जाते, मक्खन से दूध निकाले जाते हैं। डिपेंडेंट कौन है? बटर की मिल्क। डिपेंडेंट कौन है? कैसे रे? अब बटर से मिल्क नहीं बनेगा, नहीं, यानी रिलेशन वन साइडेड है। बोथ से मैंने प्राइस और डिमांड, डिमांड है प्राइस का संबंध बोथ साइड है, लेकिन कुछ रिलेशन वन साइडेड है, जैसे कि अभी का एग्जांपल। तो बटर इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क। बात समझ में आ रहे हैं? तो हम यहाँ कह रहे थे
कि मार्जिनल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मार्जिनल को डिफाइन करेंगे कैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी इज एन लगा देंगे, एन एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड। सेंटेंस लार्जर करना है ना लोअर क्लास में, सेंटेंस को कैसे खींचे, सेंटेंस बनाना है 2-3 लाइन्स का, तो आपको तो सेंटेंस को लार्जर करना है। और जब आपको लार्जर कोई स्टेटमेंट वाला सवाल बताएंगे तो उसमें कहेंगे कि कैसे उसको आप छोटा कीजिए ताकि और भी उसमें बातें लिखनी है। तो ये कैपेसिटी आप में आनी चाहिए, ये एबिलिटी आप में आनी चाहिए। लिखने के लिए तो सभी चीज़ किताबों में है, लेकिन डिस्कशन के समय ये सब बातें बताएंगे कि कैसे लिखना है, कहाँ कितना आप एक्सपेंड करिए आइडिया को, कहाँ अपनी आइडियाज में स्टेटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए ताकि अदर इन्फॉर्मेशंस को भी उसमें लिखिए, क्योंकि हर कोई इलाबोरेट करेंगे तो बहुत लंबा लिखा जाएगा, 5 पेज 6 पेज का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि कह देगा एक्सप्लेन मार्जिनल यूटिलिटी या व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी या व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसी ढंग से मार्जिनल प्रोडक्शन, इसी ढंग से मार्जिनल कॉस्ट, है ना। माने एक करोगे तो सब आता रहेगा और आना भी चाहिए। अच्छा, आना भी चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं। तो इसका डिफिनेशंस लिख लेगी ना महासभा, क्या लिखेगी। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स या इज, कुछ भी लिख सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू एन एक्स्ट्रा यूटिलिटी या एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी, है ना। बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी अ कंज्यूमर गेट्स मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ गए, कोई दिक्कत नो। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, इन सिंबॉलिक टर्म, इन सिंबॉलिक टर्म। ये सिंबॉलिक टर्म क्या होता है, इसको 2 ढंग से सिंबॉलिक टर्म यूज करेंगे, परीक्षा में आपको देगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल, ये डेरिवेशन होता है। तो डेरिवेशन आप लोग 5th सेमेस्टर में सीखेंगे तो इसकी बात समझ में आ जाएगी। du/dx, है ना, du/dx ये लिखा जाता है। दरअसल इसको ऐसे लिखा जाता है, u को हम डिराइव कर रहे हैं किसके, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका कोई फंक्शन दिया हुआ हो u = 3x², टोटल यूटिलिटी, u का मतलब यहाँ हो गया टोटल यूटिलिटी का ये फंक्शन है 3x², क्लियर। तो अगर आप एक यूटिलिटी, अब इसका अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा और इसको ऐसे लिख लेंगे। ये ऐसे तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, मैं केवल यहाँ लिख देता हूँ, फिर कभी कहीं भी पढ़ोगे या कभी किताब में देखोगे तो आ जाएगा ddx, हाँ ddx, आइए क्या होगा u = 3 बाहर आ जाएगा और ddx यहाँ हो जाएगा x²। तो इसको डेरिवेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, पावर नीचे उतर जाएगा और इसके साथ गुना हो जाएगा और वहाँ पर एक पावर घट जाएगा। ये तुम लोग का 5th सेमेस्टर में जो 11th में 12th में पढ़ के आया उसको तो समझ में आ जाएगा, जो नहीं किया है कोई बात नहीं है। ये इक्वेशन से बनता है, समझ रहे हैं। तो एक तो आपको एक्सप्रेशन ये मिलेगा du/dx दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कई ढंग से दिखाएगा आपकी किताब में, आपको देखिए डेल्टा भी दे देगा, ΔU/ΔX आपके किताब में ΔU/ΔX कहेगा। ये जो त्रिभुजकार है, त्रिभुज के आकार का है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, मालूम है कि नहीं। इसे क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, है ना। ये है हमारा डेल्टा। डेल्टा क्या शो करता है ना, हाँ, अ चेंज। एक्सचेंज करता है। और इसका एक फार्मूला तो ये है, एक और फार्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, इस पर आपका सवाल भी रहेगा।
टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। इस पर मैथ रहेगा, आसान सी चीजें हैं। तो मार्शल की बात अभी तक नहीं आई है, अभी तक हुआ कि यूटिलिटी किसे कहते हैं, यूटिलिटी कितने तरह के होते हैं। अब यहां से हम लोग एक लॉ आज सीख लेते हैं, बहुत आसान सा चीज है। व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? हाँ, व्हाट इज लॉ? LAW लॉ। लॉ इज ए स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। लॉ हमेशा एक स्टेटमेंट होता है ना। 307 का दफा एक लॉ है कि अगर किसी ने हत्या किया तो उसको फांसी दे दो, मान लो, है ना। तो लॉ इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट, सिंपल। कहीं पर भी कोई भी लॉ पढ़ो किताब में भी, तो उसमें क्या है कि स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है? नथिंग एल्स। अब वो लोग कहेंगे लॉ को क्या डिफाइन करें? लॉ एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, सेइंग नहीं है। सेइंग का मतलब, हाँ जैसे हाँ हाँ, लॉ तो रिस्ट्रिक्ट है, रूल्स है, कम सम फार्मूला है, फार्मूलाइज है। हाँ क्या बोली थी? हाँ सेइंग कहते हैं। जैसे कह सकते हैं उसको कहावत जिसको कहते हैं, जिसको कुछ हद तक प्रोवर्ब भी कहते हैं। 9 days wonder कहते हैं नहीं? चल फिर कभी समझाएंगे, आगे देखते हैं इसमें। तो अब जो है, इससे जो है हम लोग कहाँ पर आते हैं? एक लॉ पर आते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ, हाँ, ये अपने आप में एक क्वेश्चन आता है, डिमिनिशिंग। स्पेलिंग देखते रहना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। MU से पढ़ लोगे ना, महासभा क्यों रे नौसभा? अरे तुमको करे न फीस, बिना फीस वाली। समझ बात आ रही है? क्या लिखा? हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, इसी से बहुत सारी बातें निकलती है कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सब बातें आती है। डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। सबका मतलब एक ही चीज है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं मिस्टर चश्मा? गुड। अच्छा, अगर तुम भगवान बन जा तो चश्मा पहन के ऐसे खड़ा रहेगा, है ना? कभी नहीं हो सकता। अच्छा, कौन सा भगवान है जो चश्मा पहनते हैं? ना जाता रहा। उस वक्त का चश्मा बना ही नहीं था, है ना। बिना चश्मा का लोग कहाँ से खड़ा होकर कहाँ देख लेता था, बताओ? कहाँ लड़ाई हो रहा था महाभारत में, अब कहाँ देख रहा था? अब उसमें एक से एक आदमी था, गर्दन कट गया तब भी वो महाभारत देख रहा है, अब वो लड़ाई कर रहा है। एक कल्पना करने वाली की चीज देखो, एक ही रात में लक्ष्मण जी को तीर भी लग गया, उसी रात में हनुमान जी भी चले गए, कहाँ से पर्वत उठा के लेके चले गए, लंका से वैद्य को पकड़ के लेके चले आए, सब एक ही रात में हो गया। वहीं पर जो है सुरसा से भी लड़ाई कर लिए, है ना। वहीं पर जो है क्या नाम है, कौन सा वो था, वो भी कर लिए, सब एक ही रात में खत्म हो गया। बता 24 कितना घंटा का रात हुई होगी वो, अरे कल्पना से परे है। क्यों मिश्रा जी, कल्पना करो एक रात में तुम क्या क्या कर लेगा। एक रात में तो शादी ब्याह हो जाता है, नो प्रॉब्लम।
लेकिन बड़ी परेशानी होता है शादी में, हमें रात भर बेचारा दूल्हा दुल्हन को बैठना पड़ता। बाकी लोग तो वो छल कूद करते नाश्ते से होते रहता, वो भी जागे। अब 3 बजे भोर में ला के बैठा देता मंडप में ले शादी का, है ना। मिश्रा जी तो ऐसे कराए जैसे कल ही शादी होने वाली है, यही लगन में। क्यों महासभा? तो देख, डिमनिश मतलब क्या होता है? घटना, डिक्लाइन करना। कौन डिक्लाइन कर रहा है? टोटल की चर्चा नहीं किया, मार्जिनलिटी की चर्चा किया। तो इस बात को ऐसे समझें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल टेल्स अस दैट एज यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, द मोर units of a commodity are consumed, the less marginality will be, है ना। मतलब इसका ये स्टेटमेंट है महासभा, द मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी में एक ही रहेगा, कमोडिटीज मत करना, क्यों कि कमोडिटी एक है, यूनिट्स ज़्यादा होगा एक ही कमोडिटी का। देख एक ये जो है ना, एक आप लोग ग्रामर पढ़ोगे तो एक इसका वर्कआउट होता है, द मोर द लेस, द अर्लियर द बेटर, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। द मोर ही रीड्स द लेस ही अंडरस्टैंड्स, वो जितना पढ़ता है उतना ही कम समझता है ना। द मोर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता, लेकिन इस केस में लगता है। तो जैसे यहाँ लिखा गया कि द मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, पैसिव वॉइस हो गया, है ना। मैंने सिखलाते चलेंगे तो थोड़ा स्टेटमेंट बनाने में भी अच्छा रहेगा। हम ग्रामर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको लिखना भी है। या तो हमारा लिखा हुआ, ये किताब का लिखा हुआ पढ़िएगा, या तो खुद से कंपोज कीजिएगा। तो आपका कंपोजिशन जो है अपने मुताबिक रहेगा तभी करिएगा, नहीं तो कॉपी कर लीजिएगा, हो गया काम खत्म, आपका क्लोज कंप्लीट। लेकिन अगर हम क्लास लेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि कंपोजिशन आपके हाथ से कराएं। आप कुछ कंपोज करके लाइए, आप कुछ स्टेटमेंट लिख कर आएगा, बोथ आर करेक्ट, जिनकी जितनी लेयर होती है, और कुछ डिस्कशन हम बोर्ड पे कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो कुछ पढ़े हैं तब कंपोजिंग करेंगे तो आने वाला समय में किसी बात पर आप अपना एक पैराग्राफ अपने से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर लीजिए उसमें सीधे लिखा रहता है, पहले कॉलेज स्कूल का नाम लिखा रहता है, सब्जेक्ट क्या किस चीज़ की परीक्षा इसके बारे में रहता है, मार्क्स वगैरह पे रहता है, और उसके बाद अंडरलाइन करके सबसे पहली लाइन क्या लिखी रहती है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, है ना, एज फार एज पॉसिबल लिखा रहता है। क्वेश्चन पेपर देखे हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा सबसे पहले वही लिखा रहता है, और तब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग लिखा रहता है। लेकिन उसके ठीक पहले ये लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कभी देखिए क्वेश्चन पेपर पे, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी लेवल का हो, ये जरूर लिखा रहेगा प्रिंटेड, मतलब आप अपने शब्दों में दीजिए, क्योंकि आप किताब की लाइन को रट लिया और वो अगर आपने आंसर लिख लिया तो फिर तो वो तो टीचर पहले ही पढ़े हुए हैं। आपने उसको पूरा पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, आपको क्रिटिकल कहेगा तो क्रिटिकल लिखिएगा, और नहीं क्रिटिकल कहेगा, क्रिटिकल मतलब अगर आपको लगा कि मैंने आपको पढ़ने में कुछ उसमें लगा कि ये संशोधन होनी चाहिए, तो उनकी बात को कहते हुए अपनी बात को उसमें कह देंगे कि इसमें ये मैंने कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं। अगर क्रिटिकल नहीं कहा तो जैसे वो बातें कही गई है उसी बात को अपने शब्दों में कंपोज करके दे देना है। समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा कुछ लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्या कहता है, द मोर द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मतलब जैसे जैसे
आर कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड बार बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि कंजम्पशन से हैं। अगर प्रोडक्शन से होते तो प्रोड्यूस्ड हो जाता। कंजम्पशन से हैं इसलिए बार बार क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि यूनिट्स को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और जब तक कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूटिलिटी थ्योरी। तो यूटिलिटी थ्योरी में बार बार हम जो भी कमोडिटी है उसको कंज्यूम का मतलब खाना नहीं। जैसे सर जो है कैमरा लेकर आए तो डेट इज द कंजम्पशन, है ना। आपने शीशे का मकान बनाए, आपने फ्रेम बनाया, आपने लकड़ी खरीद के लाए दरवाजा बनाने के लिए, तो डेट इज योर कंजम्पशन। आपने किसी पेंटर को बुलाया, उससे कहा कि मेरा डिजाइन बना दो, है ना। आप वॉल पेंट करवा लिए, अपने पेंट्स खरीद के लेकर आया, तो वो भी क्या है? आपका कंजम्पशन है। कंजम्पशन का केवल एक मतलब खाना नहीं होता, है ना। माने फाइनल यूजर हैं आप, वो फर्दर जो है और किसी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। जो ट्रांसफरेबल है वो कंजम्पशन नहीं कहलाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाया जाएगा। हमने ये पेन खरीदा, हमने फर्दर किसी को बेच दिया, तो हम इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जो फाइनल यूजर है वो इसको कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या समझिए कि द मोर द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मतलब जैसे जैसे किसी कमोडिटी के डिफरेंट वेरियस यूनिट्स, यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं आप? डिफरेंट यूनिट्स, है ना, अलग अलग यूनिट्स। जैसे जैसे किसी कमोडिटी के यूनिट्स को हम कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। तो क्या लिखेंगे? द लेस, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, क्योंकि लेस का मतलब ही हो गया घट जाना। क्यों श्रेया? छोटा स्टेटमेंट है, इसी को जो है दो तीन सेंटेंस में अलग अलग ढंग से कह सकते हैं। ये बात तो हो गई। अब कह सकते हैं वेयर, का कि इतना में तो आंसर तो हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कहेंगे ना कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो कह सकते हैं द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज दैट द मोर different units of a commodity are consumed, the less marginality will be। इसी को दूसरे ढंग से तीसरे ढंग से कह सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद कह सकते हैं ऑन दिस बेसिस, बिल भी हो जाएगा, बिल भी डिराइव भी लिख सकते हो, है ना, बिल भी डिराइव भी लिख सकते हो। इसको कितनों भी ढंग से, कई भी ढंग से लिख सकते हैं। कुछ किताब भी पढ़ लेना लिखने से पहले। अगर आपके पास ये है तो मोबाइल भी सर्च आउट कर लेंगे, देखना कि उसमें कौन कौन सी वैरायटी लिखा है। उसमें से हमने एक वैरायटी लिखा, 2 वैरायटीज आप लोग किताब से या कहीं से भी कंपाइल कर लो। नहीं तभी ना इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम तो आपको आपके अपने आइडिया को हॉरिजन देंगे। सभी चीज़ें तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो चीज़ें आपको वन साइडेड इंटरेक्शन है। क्लास में जब आएंगे तो बोथ साइड इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन से आप लोग कुछ सीखेंगे, रिहर्सल होगी। वहाँ पर वो है कि एक बार स्लाइड आया, बोल के निकल गया फ्रेम। यहाँ देखिए कि हम एक ही बात को कम से कम इधर उधर से घुमा घुमा के 10 बार बोल रहे हैं, तभी आप तक वो बात पहुँचेगी। आप कितनों भी जो है इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस बातों को 100% नहीं जान पाएंगे। उस क्लास से आगे निकलेंगे तो पिछले क्लास को आपको समझने में समझ जाते हैं, न भी पढ़े हुए तब भी समझ जाते हैं। ऐसा एक जो है चीज़ें हैं। खैर, अब हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल मतलब तालिका, टेबल। दे देंगे एक आध लापा ना,
कहा देंगे देहात तो सही है, बेकार हम ही को ऐसे करके दबा देगा तो क्या करेंगे रे महासभा। तो देखो यहां पर लिख देंगे x, यहां लिख देंगे x, क्लियर। यहां लिख देंगे यूटिलिटी, कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर हो गई बात है। तो अब क्या है, इसमें एज्यूम करो कि एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है, एक भूखा व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है ना, कि कोई एक व्यक्ति भूखा है, उसे भूख लगी है, तो क्या करेगा, डिमांड फॉर सम यूनिट्स ऑफ ब्रेड, डिमांड फॉर सम यूनिट्स ऑफ, अरे बंद कर, अच्छा, अरे सुरसा का मुंह बंद करने के लिए कहते, क्या हनुमान जी आवेंगे या घूस के निकल जाएंगे। तो देख, तो मान लो पहली रोटी वो कंज्यूम करता है, भूख लगी है मिस्टर रुपेश, क्लियर। तो क्या होगा, उसको कुछ न कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और चूंकि हम कार्डिनल अप्रोच पर रहे हैं, अतः हम उसको कोई ना कोई नंबर या फिगर दे सकते हैं, यूटिल्स के रूप में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ यूटिल्स नहीं लिखते हैं, केवल फिगर दे देते हैं। तो हम फिगर दे देते हैं 10 के बराबर, कि फर्स्ट यूनिट से 10 मिलता है, कोई भी फिगर दे सकते हो। अगर सेकंड यूनिट खाता है, सेकंड यूनिट खाता है, तो पहले से उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होगी, कुछ ना कुछ घटेगी, है ना। तो 10 से कुछ ना कुछ कम कर दें, 9 कर दें, या हम 8 कर देते हैं, ठीक है। उसी ढंग से अगर वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग का एक लीनियर कंसेप्ट बनेगा। लीनियर कंसेप्ट का मतलब नहीं मालूम, कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन में एडिशन कर ही देंगे। 4 होगा, बोल मिश्रा, कितना लिखे, गुड, तुम तो ज्ञानी हो गया है। कैसे लोग कहता है कि तुम डल है, बोल। उसके बाद यहाँ कितना लिखे हैं, 5, यहाँ कितना लिखे हैं, 2, यहाँ कितना लिखे हैं, यहाँ कितना लिखे हैं, 0, यहाँ कितना लिखे हैं, -2। आई बात समझ में, क्लियर। इतना लिखा जाता है, इसमें कुछ बातें आती है, इससे एक प्रश्न बनता है, इससे एक प्रश्न बनता है, उसका जवाब मिलता है। अरे कहाँ फंस गया तेरा, इसलिए आदमी को बिना कपड़ा कराना चाहिए। तो क्यों महासभा, देख यहाँ पर टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसे, इस यूनिट को कौन सा यूनिट कहेंगे, इसको बोलेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन यूनिट। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन एक टर्म है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, संतुष्टि। सैच्योर्ड, जैसे कि आपको भूख लगी है, तृप्त हो जाना, मतलब अब ठीक है, पेट भर गया। तो जहां ये टर्म आ गया, दैट मीन्स यू आर एट सैचुरेशन पॉइंट, यू आर एट सैचुरेशन। जितनी आपकी भूख थी उतनी आपने रोटी कंज्यूम कर लिया, उतनी यूनिट्स आपने कंज्यूम कर लिया, अब खाने की इच्छा नहीं है ना, वेयर सेटिस्फैक्शन फुलफिल्ड, है ना। यानी कि आपका 6th यूनिट्स पर आपका सैचुरेशन, आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0, यानी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो गया। अब उसके बाद किसी ने और ज़बरदस्ती किया कि नहीं एक और खा ही लीजिए, तो अगर हम खाते हैं तो हम डिससेटिस्फैक्शन की ओर जाते हैं। अब डिसयूटिलिटी होने लगती है, यूटिलिटी की जगह डिसयूटिलिटी होती है, क्योंकि थोड़ा सा पेट में दर्द होता है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा बैठ के आराम करना चाहेंगे, है ना। तो यूटिलिटी किस में बदल जाएगी, डिसयूटिलिटी में।
तो when the marginal utility is 0 at that unit, the unit is called saturation unit या saturation point। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो है, इसको हम ग्राफ, ऐसा अगर मार्जिनल निकल गया तो मार्जिनल से आप क्या निकालोगे? आप टोटल निकाल लो, मार्जिनल से टोटल निकाल लो। कैसे? पहला यूनिट से कितना मिला था रे? 10। मिश्रा, पहला यूनिट से कितना मिला था? 10। और दूसरा यूनिट से कितना मिला? 8। तो दोनों यूनिट से कितना मिला? 18 होगा ना। दोनों, दूसरा से मिला 8, पहला से मिला 10, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? तो टोटल उसी को ना कहेंगे। तो कितना हो जाएगा? इसको यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ देंगे तो 18 हो गया। अब तीसरा यूनिट पर मिला 6, लेकिन 3 यूनिट से कितना हो गया? 18 था और 6 24 हो गया। उसी ढंग से कितना लिखें? 28। कितना लिखें अब? 30। फिर कितना लिखें? ये भी 30 हो जाएगा। और फिर इसको कितना लिखें? 28 हो जाएगा। अरे बात समझ में महासभा? अच्छा, अब अगर टोटल निकल गया तो आप एवरेज निकाल सकते हो, है ना। एवरेज कैसे निकालोगे? टोटल यूनिट बाय यूनिट कंज्यूम्ड, टोटल यूनिट बाय यूनिट कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी बाय यूनिट कंज्यूम्ड। तो टोटल यूटिलिटी कितना था? 10। 10 को भागा कितना से लगाएंगे? 1 से, तो कितना रह जाएगा? 10। फिर अब 18 को कितना से लगाएंगे? 9। ये कितना हो जाएगा? 8 7 6 5, ये हो जाएगा ना। 9 8 7 6 5 4, है ना। ये बातें हो गई। देख, ये 28 है, ये 7 है, अपना कॉपी पर बना लेना। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये हमारा, तो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं हो गया, इसको हम कह सकते हैं क्या? इसको यूटिलिटी शेड्यूल भी कह सकते हैं। शुरू में बनाए थे तो क्या बनाए थे? केवल मार्जिनल के लिए बनाए थे। तो जब हम लॉ को डिफाइन करेंगे तो लॉ का लिख देंगे, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज दैट कि द मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, द लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिराइव्ड, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द फॉलोइंग शेड्यूल कैन बी constructed. The following schedule can be constructed or prepared, है ना। और उसके बाद क्या कर देंगे? शेड्यूल दे देंगे। इधर x कर देंगे डिनोट्स, वेयर x डिनोट्स यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, और mu डिनोट्स मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके कह देंगे, ये टेबल बना देंगे, और फिर उसके कह देंगे उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यही 3 तरीका से किसी बात को कहनी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर लाइन ले लेंगे, ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद अब क्या करेंगे? ये देखिए मैक्सिमम गया है 30 तक, तो ऐसा करते हैं, इधर हम 5-5 का डिस्टेंस ले लेते हैं। 5 10 15 20 25, ये एग्जाम नहीं मिलता है ना। यस 30, ये हमारे पास हो जाएगा u। एक्स वाई की जगह पर अब क्या होगा? u हो जाएगा ना, क्योंकि u जो फंक्शन ऑफ x, और यहाँ क्या लिख देंगे? x। यहाँ क्या लिख सकते हैं? यूनिट्स ऑफ, केवल यूनिट्स भी लिख सकते हैं नहीं,
यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स का यूनिट है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोल महासभा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यूटिलिटी हो जाएगा। बड़ी समस्या रहता है, यूटिलिटी हो जाएगा ना, ये यूटिलिटी को शो करेगा। अब आ जाइए इसको भी मेजर कर दें। 1 आप लोग ग्राफ से बना लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए y जो है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ गया, निगेटिव, यहाँ -2 भी तो है ना, तो यानी क्या होगा, यूटिलिटी का कर्व नीचे भी जाएगा, है ना, यूटिलिटी का कर्व नीचे भी जाएगा ना। अच्छा अब देखिए पहला पर कितना है मार्जिन, पहला पर टोटल लो कितना है 10, यानी ये जो है हमारा यहाँ से आएगा यहाँ आएगा तो ये 10 हो गया। अगर हम इसको एक्सिस को आगे बढ़ाते जाएं ये ग्राफ बन गया। इसे कुछ चीज एक चीज सिखला देंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अब जो है ये देखो कि पहला पर टोटल पहले लेते हैं 10, यानी कि ये पॉइंट हो गया 10 हो गया। फिर दूसरा पे 18, तो ये 15 और ये 20 है, तो ये मान के चलो कि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा। अच्छा तीसरा पे 24, तो यानी कि ये मान के चलो कि यहाँ पर होगा कुछ हद तक, मतलब रफली होता है, आप ग्राफ बनाएंगे तो बन जाएगा। अरे बात समझ में, ग्राफ पेपर पर तो बनाने आता होगा कुछ ना कुछ, क्यों मिश्रा। फिर 28, तो 28 को मान लेते हैं यहाँ पे, ये 30, ये भी 30, फिर ये 28, ये हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं कि लाइन से लाइन मार देते हैं। हे क्या बोलता है रे मिश्रा, तुम लाइन मारेगा, ये टोटल यूटिलिटी हो गया, है ना, टोटल यूटिलिटी हो गया। अच्छा सिर में काहे हाथ डालिए रे, कलर दिखाई पड़ रहा है, हाँ अच्छा। फिर जो है आपको लेते हैं किसका, मार्जिनल का लो, तो फिर मार्जिनल का 10 यहाँ, अच्छा इसको मार्जिनल के लिए दूसरा कलर ले लें, ये ले लेते हैं, फिर यहाँ पर ले लिया, और फिर 8 है, 8 है तो फिर कहाँ चला आएगा, ये मान लो यहाँ पे 8 के बाद फिर कितना है 6 है, तो ये 6 मान लो, फिर 4 है तो ये 4 मान लो, फिर 2 है, फिर 0 है ना, और फिर अगर यहाँ से कर्व बनाओगे तो ये आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो इसको आप ड्राई करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा ये ऊपर आएगा, ये ज़्यादा नीचे आ गया इसलिए गलत हो जाएगा, ये वाला बात यहाँ पर आनी चाहिए, क्या कि डिस्टेंस आप उसमें ग्राफ में बनाओगे तो डिस्टेंस इक्वल मिल जाएगा, ये बात आ जाएगी। तो ये देखोगे तो तुम्हारा स्ट्रेट बनेगा, ऐसे कर्व भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन का, इस लिनियर का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ये देखो एकदम इक्वल डिस्टेंस से गिर रहा है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, आ रही बात समझ में। और एक जो है आपका एवरेज का बनाना है, तो एवरेज का बनाओगे तो फिर 10 से शुरू होगा, फिर 9,
क्या आवाज कर रहा है? गुड। 9, तो 9 जो है आपका 8 के ऊपर होगा, 9। फिर 8, तो ये 8 मान लो। फिर 7 है ना, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 मान लो इस ढंग से। तो इस ढंग से ये आपको आएगा, तो ये आ जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? एवरेज यूटिलिटी। बात समझ में आ रहे हैं? तो इस प्रकार बस एक और कर के छोड़ देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर आप डायग्राम बनाओ, यू ये हो गया, और फ्री हैंड बनाना है तो कहीं पर भी एक पॉइंट को ले लो और वहां से इसको लेते जा और ऐसे गिरा दे, स्मूथ हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? टोटल यूटिलिटी। फ्री हैंड जब बनाओगे तो ठीक है। इसके हाईएस्ट पे जाओ, इसके हाईएस्ट पे जाओ, इसके हाईएस्ट पे जाओ, ये मैक्सिमम पर। यहां से इसके मैक्सिमम पे जाओ और इससे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, है ना? नहीं, सैचुरेशन की बात तो ठीक है, लेकिन एक बात और समझाते, इसको यहां से पास कर, ये पॉइंट से। जब भी फ्री हैंड बनाओ तो क्या करो कि पहले टीयू बना लो। टीयू को कहीं से खींच कर लेते जाओ, ऊपर से कर दो, जहां उसका टॉप आया वहां उसके ऊपर एक लाइन खींच दो, वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। अब फिर इसे यहां से लेकर इस पॉइंट को मिलाते हुए ड्रॉ कर दो। ये क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। और एक जो है कहीं से भी ले लो, ये एवरेज यूटिलिटी। तो देयर इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री, तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश होगी। बात समझ में आ रहे हैं? एग्जामिनेशन में पूछता है कि डिस्कस रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो 3 गो रिजल्ट निकलता है, इसका 3 रिजल्ट निकलता है। वो आप लोग लिख के लाइएगा, हम समझा देते हैं। अगले क्लास में नहीं होगा तो लिखवा देंगे स्टेटमेंट लिख कर कि रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो पहला रिलेशन क्या है कि ये जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरते जाता है, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है ना। इसका 3 स्टेज है। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज, रीचेज इट्स मैक्सिमम, देन बिगिंस टू फॉल। ये ना हो गया। देयर आर 3 स्टेजेस या देयर आर 3 पोजिशन ऑफ टोटल यूटिलिटी का। फर्स्ट इट इंक्रीजेज, कब तक? जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है ना। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव व्हाइल डिक्रीजिंग, वो गिर तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी राइजेज या इंक्रीजेज। सेकंड, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये पूछता है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी 1, 0, -0 सच एंड सच। तो क्या लिखेंगे कि वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, या वेयर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। क्लियर? और तीसरी कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, total utility begins to fall. There are 3 relations between marginal utility and total utility. ये भी आप लोग का जिम्मा रहा कुछ कुछ लिखने के लिए। पहले होगा डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर डिमिनिशिंग टेबल माने जो होता है शेड्यूल, यूटिलिटी शेड्यूल के अनुसार ग्राफ, और फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ये आपका एक नोट्स हो जाएगा, आप इस नोट्स को कंप्लीट करके लाइएगा, है ना। क्वेश्चन क्या बन जाता है, नोट कर लीजिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लिख लीजिए। हाँ, डिस्कस विथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन।
क्या लिखें? व्हाट इज, अब कहीं से भी लिख कर लाइएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी? क्वेश्चन मार्क। सेकंड लिखेंगे नहीं, उसी में लिखिएगा डिस्कस विथ शेड्यूल एंड ग्राफ्स। लिख लिए? अब दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको फ्री हैंड खींच ड्रॉ करने के बाद समझ में आ गए ना? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको देख लो श्रेया, कभी कभी क्या होगा कि आप हो सकता है कि पहले मार्जिनल खींच लीजिए, तो मार्जिनल खींचिए तो क्या होगा, यहाँ से एक सीधी लाइन लीजिए जितना ऊंचा ले जाना है, अब फिर यहाँ से इसको यहाँ से ले जाइए और यहाँ से इसको गिरा दीजिए, तो देखिए गलत हो गया। ये हमेशा क्या होगा, यहीं से गिरनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर लाइन नहीं होनी चाहिए। और समझ आ रहे हैं ना? तो इसलिए पहले टोटल खींचने से उसका स्मूथनेस ज़्यादा रहता है मिलाने में, है ना? तो इतना दोनों लिख कर आइएगा, तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तो इसके आगे कुछ करेंगे। वैसे कुछ क्लियर हुई? कंसेप्ट तो पहले से कुछ का समझा हुआ था, लेकिन कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ इन्फॉर्मेशन में कि नहीं? हाँ, लिख कर लाइएगा अपना अपना स्टेटमेंट, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या कुछ और बोलना होगा तो उसमें हम समझा देंगे, तो आगे चर्चा देंगे। कौन सा? ये वाला डॉट 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 जब नहीं दिखाओगे तो फिर रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो तीनों बात को लिख लोगे, लिख के लाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चे लोग आ गए हैं, आप लोग का थोड़ा सा समय इधर उधर लग गया, 2-3 बार मिट गया, उसके लिए सॉरी। आज कुछ हम लेट से आए, इसके लिए आल्सो सॉरी। नो चॉकलेट, नो गॉसिप। महासभा ही परेशान करती है। चॉकलेट लाती है कुछ 12 और 21 दोनों एक, वाह 21, 12, 21 भी आएगा इस महीने में, देखना आप लोग क्लास पढ़ता है कि नहीं। लिखिएगा जरूर सर, कहीं से भी स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा उस पर विचार कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। किताब होगा तो किताब से, जो समझे हैं उसी से, जैसे भी हो। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू बॉय, थैंक यू। कितना थैंक यू बढ़ाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ थैंक यू। हाँ हाँ